गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लासों में हमने एसएससी जीडी के हिस्ट्री के दो टॉपिक किए। एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें हिस्ट्री के विषय में ओवरऑल समझ डेवलप किया था और दूसरी क्लास प्रसार काल से थी। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस टॉपिक को पढ़ने के हुए एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्योंकि अपने द्वारा बनाया गया जो आपका नोट्स होगा वो आपके समझ में काफी अधिक आएगा और परीक्षा के समय जब आपके पास काफी कम समय होगा तो रिवीजन में ये महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, महत्वपूर्ण योगदान करेगा और आपकी बातें जो भी आपने पढ़ा है वो बहुत कम समय में आप रिवाइज कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें और आइए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, पहला प्रश्न यहां से यही होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, यानी काल पीरियड क्या है, कब से कब तक यह सभ्यता रही। तो देखिए, इससे संबंधित दो डेट याद रखेंगे। इस सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। अब देखिए, दूसरा जो टाइम पीरियड है वो 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी। ये दो टाइम पीरियड हैं। यदि आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में ये विकल्प नहीं है और ये 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी है तो इसे टिक करेंगे। यदि एग्जाम दे रहे हैं और ये दोनों विकल्प अवेलेबल हैं तो आप किसे टिक करेंगे? पहले 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी। अब बार बार बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न रहते हैं, आप लोगों के दिमाग में प्रश्न होंगे कि ये जो टाइम पीरियड है सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2550 बीसी से लेकर 1750 बीसी, ये हम कैसे निर्धारित करते हैं, कैसे हमें ज्ञात होता है कि यह टाइम पीरियड यही होगा। तो देखें कि कार्बन 14 पद्धति क्या है? कार्बन 14 पद्धति, इसे कहते हैं C14 पद्धति। अब ये C14 कार्बन 14 पद्धति क्या है? तो जब भी कोई भी जीवधारी जीवित रहता है तो उसमें कार्बन की मात्रा जो है निश्चित रहती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति में इस कार्बन 14 की मात्रा अब स्थिर होकर धीरे धीरे मृत्यु के बाद कार्बन 14 एक निश्चित 100% मान लीजिए रह गया। अब इसके बाद से इस कार्बन 14 की मात्रा धीरे धीरे क्षय होने लगती है, खत्म होने लगती है। अब इस कार्बन 14 की मात्रा के ह्रास के आधार पर, क्षय के आधार पर हम किसी भी जीवाश्म का समय निर्धारित कर पाते हैं। यदि मान लीजिए कि कहीं से किसी हड्डी का साक्ष्य मिला, कहीं से किसी हड्डी का या किसी लकड़ी जीवाश्म का साक्ष्य मिला, तो अब क्या करते हैं कि उस जीवाश्म को लैब में ले जाते हैं और लैब में ये देखते हैं कि इसमें से C14 की मात्रा का कितना परसेंट ह्रास हुआ है या C14 की मात्रा कितनी क्षय हुई है। अब इस क्षय की एक दर होती है, जैसे सामान्य रूप से समझें, लगभग 5665 वर्ष में 50% कार्बन की मात्रा C14 की मात्रा किसी भी जीवाश्म से क्षय हो जाती है। बात समझ में आया? तो अब एक अंदाज हो गया कि लगभग 5600 वर्ष में कितना हुआ? 50%। तो अब आसानी से निकाल लेंगे कि ये एक वर्ष में कितना होता होगा या 10 वर्ष में कितना होता होगा या 100 वर्ष में कितना कार्बन का मात्रा, कितने कार्बन की मात्रा इससे क्षय होती होगी। इसी के आधार पर किसी जीवाश्म में हम कार्बन 14 की मात्रा का जो है जांच करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कितना परसेंट क्षय हुआ है। उसके आधार पर हम यह बता पाते हैं कि यह वस्तु कितने वर्ष प्राचीन में रही होगी इस धरती पर। तो इस कार्बन 14 पद्धति के आधार पर ही हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी या 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी निर्धारित करते हैं। तो आपने समझ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है और इसे निर्धारित करने के क्या तरीके हैं, कैसे इस समय को सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जानते हैं। तो एक है, इसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। तीसरा इसका नाम है या इस कांस्ययुगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, नगरीय सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। किन किन नामों से सिंधु घाटी को जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, नगरीय सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब ये नाम क्यों पड़े इसके विषय से में समझेंगे। अब आइए यहां समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। आप प्रश्न होता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को सबसे पहले किसने देखा था? तो देखें,
1826 ईस्वी, ये डेट याद रखेंगे। चार्ल्स मेसन ये एक पुरातत्वविद है और कहां के रहने वाले हैं? तो ब्रिटेन के। इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया, यानी भारत के पंजाब क्षेत्र का दौरा किया और इस क्षेत्र में इन्होंने इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को देखा और कहा इन टीलों को देखकर कि शायद यह पुराने किले हुआ करते होंगे और इस पर उन्होंने जाकर ब्रिटेन में, ये पुरातत्वविद है, एक पेपर प्रस्तुत किया जिससे पूरे विश्व में ये इस स्थल की महत्व पर जो है चर्चाएं होने लगी। सबने समझा कि भारत में कोई प्राचीन स्थल है, पुरातात्विक स्थल है जो भी काफी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इस पर चार्ल्स मेसन ने विशेष ध्यान नहीं दिया। अब आगे देखें कि एक व्यक्ति हैं कनिंघम, ये अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का पिता। अब बार बार प्रश्न होता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का पिता हम कनिंघम को कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। कनिंघम साहब ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया 1853 ईस्वी में और 1856 ईस्वी में, लेकिन इन्होंने भी यही कहा कि इस क्षेत्र में इन स्थलों पर कोई प्राचीन किले होते होंगे और यही कहकर इन्होंने भी इस पर विशेष शोध रिसर्च नहीं किए, इसको छोड़ दिया। अब देखें, एक प्रश्न और है यहां से, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहते हैं। ये पिछली क्लासों में हमने आपको पढ़ा रखा है। आज आपने देखा कि भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कनिंघम को कहते हैं। अब देखें कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व विभाग का महत्व क्या है कि उस समय से हम भारतीय पुरातत्व विभाग पर बोलते जा रहे हैं। तो भारतीय पुरातत्व विभाग ही किसी भी प्राचीन स्थलों की खुदाई या प्राचीन सभ्यता की खुदाई या पुरातात्विक स्थलों का निरीक्षण, संरक्षण, ये किसका काम है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। आप समझ गए कि इसका क्या महत्व है? यही विभाग इस सभ्यता को भी खोज निकाला है। तो अब देखें, तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहते हैं? तो कनिंघम महोदय कहते हैं। कनिंघम महोदय ने भी 1853-56 में इस क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन कहा कि यहाँ कोई प्राचीन काल में किला होता होगा, किसी राजा का क्षेत्र होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। अब देखें 1921 का दिन, 1921 ईस्वी में क्या हुआ कि दयाराम साहनी ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्थल हड़प्पा की खुदाई शुरू की। किसकी? हड़प्पा की को खोजा। अब प्रश्न होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो क्या कहेंगे? 1921 ईस्वी में। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिर्देशक थे, कौन थे? जॉन मार्शल के निर्देशन में ही 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया। क्लियर हुआ? और दूसरा स्थल 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो खोजा गया। फिर इस क्षेत्र से चनहुदड़ो, आमरी जैसे स्थलों की खोज हुई। अब ज्यादातर, अब देखें कि ये पहला स्थल कब, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, तो क्या कहेंगे 1921 में। किसके निर्देशन में हुई, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में। इनके सहयोगी थे दयाराम साहनी। इन्होंने ही सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा की खोज की। यदि पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का निर्देशक कौन थे, जॉन मार्शल। क्लियर हुआ यहां तक। और प्रथम खोजा गया स्थल कौन था, हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। किस पर है, रावी नदी के तट पर। तो यहां तक समझ गए। अब आगे चल, सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के आसपास मिले। कहां मिले, सिंधु नदी के दोनों तरफ मिले। ज्यादातर स्थल प्रारंभ में सिंधु नदी के दोनों तरफ मिले। इसीलिए जॉन मार्शल साहब ने, किसने, जॉन मार्शल साहब ने, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय निर्देशक थे, इन्होंने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा। क्यों रखा, क्योंकि ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के आसपास मिले। तो इसने कहा कि यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि सिंधु घाटी क्षेत्र में ही इस सभ्यता का विकास हुआ है। तो पहला नाम इसका क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। किसने दिया, जॉन मार्शल ने। क्यों दिया, ये समझ गए। दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, पुरातत्व का रूल कहता है, पुरातत्व का नियम कहता है कि खुदाई में जिस स्थल, जो पहला स्थल प्राप्त हुआ हो, उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख देना चाहिए। पुरातत्व का रूल क्या कहता है कि खुदाई में जिस स्थल, जो स्थल पहले प्राप्त हुआ हो, उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख देना चाहिए। तो उस खुदाई में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा कौन मिला था, हड़प्पा स्थल मिला था। हड़प्पा कहां है, आप समझ गए, आज के पाकिस्तान में। पाक के किस प्रांत में, पंजाब में। किस नदी पर, रावी नदी पर। किसने इसकी खोज की थी, तो दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया यह पहला स्थल है। किसके निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी, तो जॉन मार्शल ने। तो पुरातत्व का रूल के अनुसार इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। क्लियर हुआ, यहां तक आप समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया। क्यों दिया, कि ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल इसी नदी, सिंधु नदी के दोनों तरफ मिले, इसी सिंधु घाटी में ही मिले, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया। हड़प्पा सभ्यता पुरातत्व के रूल के अनुसार इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। अब कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं। अब देखें कि कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहती हैं। इसके पहले हमने किस सभ्यता के, किस काल के विषय में पढ़ा, पाषाण काल। पाषाण काल क्यों पढ़ा था, पिछली क्लासों में विस्तार से हमने पढ़ाया था। मनुष्य ज्यादातर पाषाण की वस्तुओं का प्रयोग करता था, इसलिए इस काल को पाषाण काल कह दिया। दूसरा है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल में तांबे की खोज हो गई थी, और तांबे के साथ साथ पत्थर के भी वस्तुओं का मनुष्य प्रयोग करता था। यदि मान लीजिए कि कोई बर्तन बनाया, तो हो सकता है कि तांबे की उसमें डंडी लगा दिया और पत्थर की बर्तन है, या कोई औजार बनाया तो पत्थर की आगे पत्थर लगाया, पीछे पकड़ने के लिए तांबे का प्रयोग कर दिया। तो ऐसे दौर को, यानी पत्थर के साथ साथ तांबे का भी जिस दौर में प्रयोग होता है, उसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं, यानी चारकोलिथिक दौर कहते हैं। उसके बाद ताम्रकाल यानी केवल तांबे की अधिकता हो गई इस काल में। इसके बाद कांस्य काल आया। कांस्य काल, इसका मतलब है कि तांबे के साथ साथ टीन को मिलाकर इन लोगों ने एक नया निर्माण किया, और इसे क्या कहा गया,
कांस्य कहा गया। तो इस कांस्य की वस्तुओं का प्रयोग मनुष्य इस दौर में करता है। ज्यादातर कांसे की वस्तुओं का प्रयोग जो है सिंधु घाटी के लोग करते थे, इसीलिए इस वस्तु प्रयोग के आधार पर इस सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। समझ गए यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये नदी सिंधु नदी के आसपास मिला इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। किसने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा था? जॉन मार्शल ने कहा था हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पुरातत्व का रूल कहता है कि पुरातत्व में पहले खोजे गए प्रथम स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख दिया जाए कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि इस काल में ज्यादातर कांसे की वस्तुओं का प्रयोग इस काल के लोग करते थे, इसलिए इस काल को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अब प्रश्न है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल में आप दो चीज देखे थे कि यहां पे लिखित पुरातात्विक, दो तरह के साक्ष्य हैं, पुरातात्विक अलिखित और लिखित। तो हमने देखा था कि पुरातात्विक अलिखित साक्ष्य यानी लिखे हुए साक्ष्य, जिस काल में पुरातात्विक साक्ष्य हो लेकिन लिखे हुए न हो, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन जिस काल में पुरातात्विक अलिखित और पुरातात्विक लिखित दोनों तरह के साक्ष्य हैं, लेकिन इस लिखित साक्ष्य को मनुष्य ने पढ़ नहीं पाया हो, ऐसे काल को क्या कहते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आप जानते हैं कि 64 अक्षर वाले जो है लेखन कला की जानकारी इस काल में थी। यहाँ के कई सारे, जैसे धौलावीरा से हमें पट्टिका लेख मिला है, लेकिन जो ये लेख लिखते थे इसकी लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक, चित्रनुमा होती थी, ऐसे कर ये लेख लिखते थे। और इस लिखे हुए लेख को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। क्या नहीं कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं। तो जिस काल में लेखन कला का ज्ञान तो मनुष्य का हो, लेकिन उस काल को हम, उस लिखे हुए साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाए हैं, ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इस काल की भी यही विशेषता रही। इस काल का मनुष्य लिखना तो जानता है, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इस काल को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। नाम है नगरीय सभ्यता। भारत के भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार प्रथम नगर का उदय कब हुआ? ये प्रश्न पूछता है। प्रथम नगर कब? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जैसे पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सभ्यता ग्रामीण ये संस्कृति थी, गांव में यहाँ के लोग रहते थे, यहाँ अभी मनुष्य यायावर था, उत्पादक नहीं हुआ था। लेकिन इस काल का मनुष्य उत्पादक के साथ साथ महलों में रहता है, नगरों में रहता है, व्यापार डेवलप है इस काल का, बड़े बड़े नगर हैं इस काल में, इसलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगरों का उद्भव कैसे होता है? जहां पे उत्पादन सरप्लस हो, क्या है? प्रोडक्शन जो है सरप्लस हो, यानी अधिशेष हो, यानी उत्पादन आपका अधिक हो रहा हो, तब आपको बाजार की जरूरत पड़ेगी। और जब बाजार का विकास होगा तो धीरे धीरे नगरों का विकास हो जाएगा, और जब नगर बन जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? काफी सभ्य हो जाएंगे। इसलिए सभ्यता, सभ्यों को सभ्यता कहते हैं, सभ्यों के काल को सभ्यता कहते हैं। तो ये काल काफी सभ्य काल है, इसलिए काफी नगरों का विकास हुआ है। इस काल में वाणिज्य व्यापार का काफी अधिक विकास हुआ, इसीलिए इस काल को नगरीय सभ्यता का काल भी कहते हैं। यदि पूछे भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता। समझ गए? अब सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? अब देखें कि सिंधु नदी, जिसके दोनों तरफ क्षेत्र मिले तो इसे सिंधु कहते थे। एक नदी है सरस्वती, जिसे भारत में घग्गर नदी और पाकिस्तान में सरस्वती कहती हैं। पाकिस्तान में घग्गर नदी के सूखे हुए पार्ट को हकरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हकरा यानी सूखा हुआ पार्ट। अब ज्यादातर केवल और केवल पहले तो प्रारंभिक दौर में ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के पास मिले तो हमने कह दिया सिंधु सभ्यता। लेकिन
अगले दौर में जब इसकी खुदाई होने लगी और समय व्यतीत होने लगा तो हमने देखा कि इसके बहुत सारे स्थल तो हमें कहाँ मिलते हैं, सरस्वती नदी के आसपास, जो प्राचीन सरस्वती थी, अब ये प्राचीन सरस्वती नदी आज नहीं है, ये आज घगर हकरा पाट के नाम से जानी जाती है। इसी घगर हकरा पाट में बहुत सारे स्थल मिले, तो अब इसका एक नाम ये कहा गया कि नहीं, ये केवल सिंधु कहना इस नदी, इस सभ्यता का नाम उचित नहीं होगा, अब इसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहें। बात समझ में आ गया कि ये नाम क्यों पड़े हैं। अब इसके क्षेत्र और विस्तार के विषय में समझते हैं। अब देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन क्षेत्रों में था, तो लिखें भारत प्लस पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, इन 3 देशों में यह सभ्यता फैली हुई थी। किस, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। अब देखिए कुछ आपने अगर भारत का मैप देखा होगा तो ये जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को देख लें और ये वाला हिस्सा ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और यहीं पर कुछ अफगानिस्तान का क्षेत्र है। तो देखें तो ये भारत वाले क्षेत्र में फैली हुई थी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब यहां देखते हैं आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में यह सभ्यता फैली हुई थी और उत्तर प्रदेश। तो अब देखें पाकिस्तान, ये पंजाब है तो भारतीय पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, यहाँ पे सिंध प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत है, तो सिंध, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में यह सभ्यता फैली हुई थी। कुछ देखें तो आपने देखा कि ये जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में फैली हुई है, इसके बाद ये पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब के सटे हरियाणा क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान, गुजरात में और महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। पाकिस्तान में देखें तो ये पाकिस्तानी पंजाब, सिंधु क्षेत्र, बलूचिस्तान क्षेत्र राज्यों में यह सभ्यता फैली हुई थी। तो भारत के उत्तर पश्चिम में फैली हुई थी, यह देखें जम्मू कश्मीर, J&K, इसके बाद से पंजाब, इसके बाद से हरियाणा, राजस्थान, इसके बाद से कौन सा क्षेत्र है, गुजरात, महाराष्ट्र में कहां फैली हुई थी यह, तो उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी पश्चिमी महाराष्ट्र में। इसके बाद से उत्तर प्रदेश, यूपी में कहा, पश्चिमी यूपी में फैली हुई थी। तो हमने देखा कि भारत में यह उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद से महाराष्ट्र, उत्तरी पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी जो है यूपी के पश्चिमी हिस्से में। अब देखिए पाकिस्तान में यह कहां फैली हुई थी, तो पाकिस्तानी पंजाब, इसके बाद से सिंध प्रांत, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में कहा, तो अफगानिस्तान में देखें कि अफगानिस्तान क्षेत्र में यह मुंडी घाट और सोटू घाई क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई थी। तो इस सभ्यता का विस्तार समझ लिया, कहां कहां भारत में, कहा तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। पंजाब, पाकिस्तान में पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के मुंडी घाट और छोटी घाई 2 क्षेत्र थे जहां से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विस्तार जहां पाती हैं। अब देखें यह सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई है। कितना, कैसी आकृति है इसकी, तो त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई है। इसका कितने क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर इस सभ्यता का विस्तार है। कहां कहां, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में फैली हुई है। भारत में कहां, तो भारत में यदि देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जम्मू कश्मीर, उसके बाद से उसके नीचे पंजाब,
हरियाणा, उसके बाद से राजस्थान, राजस्थान के बाद से कौन सा क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये है भारत में ये सभ्यता फैली थी। क्लियर हुआ। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और जो है अफगानिस्तान में ये सभ्यता, तो ये ऐसी आकृति में ये सभ्यता फैली हुई है। यही ट्रायंगल आकृति है, ठीक है। और इस ट्रायंगल आकृति में इसका विस्तार कितना, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह सभ्यता। आप जानते हैं कि मैप में ऊपर वाले को क्या कहते हैं, उत्तर, नीचे वाले को क्या कहते हैं, दक्षिण, इस हिस्से को पूर्व और इसे पश्चिम कहते हैं। क्लियर हुआ। अब पूछता है आपसे कि सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन है, तो याद रखेंगे ये है मांडा। क्या है, मांडा। ये मांडा कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और किस नदी के तट पर है, चिनाब नदी, चिनाब नदी। प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उत्तरी, सुदूर उत्तरी स्थल कौन सा है, तो मांडा। किस नदी, कहा, किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर, चिनाब नदी पर। अब देखिए दक्षिणी स्थल है दायमाबाद, दायमाबाद। क्या है, दायमाबाद, नोट करेंगे दायमाबाद। अब दायमाबाद कहां है, तो आपने देखा सबसे नीचे कौन सा क्षेत्र है भारत में, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में किस हिस्से में, तो उत्तरी महाराष्ट्र। क्लियर हुआ। उत्तरी महाराष्ट्र में दायमाबाद स्थल है, दायमाबाद। क्लियर हुआ। दायमाबाद किस नदी पर है, तो ये है प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। दायमाबाद किस नदी पर है, परवरा नदी। यहां नोट कर लें कौन सी नदी है ये, प्रवरा, नर्मदा नदी की सहायक नदी है ये एक तरह से। तो परवरा, अगर नदी के दृष्टि से कहें, भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से कहें, तो सबसे सुदूर उत्तरी क्षेत्र का विस्तार कहां है, चिनाब नदी तक। और कहें दक्षिण में किस नदी तक, तो नर्मदा नदी तक या परवरा नदी तक। क्लियर हुआ। अब देखें सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार, पूर्वी छोर कौन सा है, पूर्वी, सुदूर पूर्वी हिस्सा, सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो क्या कहेंगे, यह है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां है, यूपी। किस यूपी में, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी में है। और ये जिला कौन सा है, मेरठ, आज के मेरठ जिले में है। किस नदी पर है आलमगीरपुर, तो ये यहां नदी बहती है हिंडन नदी। याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर कहां है, उत्तर प्रदेश में। किस हिस्से में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठ जिला। किस नदी के तट पर है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट पर। अब देखें पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो देखें सुतका गेंडोर। और सुतका गेंडोर कहां है, तो पाक में है, पाकिस्तान में है। और यह किस नदी पर है, तो दासक पर। किस पर, दासक नदी। कौन सी नदी है, दासक नदी पर है। क्लियर हुआ। तो एक बार और रिपीट करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल, सुदूर उत्तरी स्थल या उत्तरी बिंदु मांडा है जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर, चिनाब नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है, दायमाबाद। किस राज्य में, महाराष्ट्र में। किस, महाराष्ट्र के किस हिस्से में, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी हिस्से में है। क्लियर हुआ। अब इसका पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आलमगीरपुर किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो मेरठ में। किस नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी, सुदूर पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो सुतका गेंडोर किस देश में है, पाकिस्तान में। किस नदी पर है, दासक नदी पर।
यहां तक आप समझ गए। कभी कभी यहां से प्रश्न पूछता है कि यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में केवल पूछे कि भारत में सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो याद रखेंगे सुरको को तदा, या इसी को कहते हैं सुरको तदा। ये कहां है? गुजरात में। कहां है? गुजरात। तो याद रखेंगे ये सुदूर दक्षिणी, सुदूर उत्तरी, सुदूर पूर्वी, सुदूर पश्चिमी। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में कहे तो क्या कहेंगे? केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि यह सवाल प्रश्न पूछ रहा हो कि सुदूर पश्चिमी बिंदु और विकल्प में ये न दिखाई दे और ये सुरको तदा दिखाई दे, तो ये आप समझ लेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। तो मुझे विश्वास है कि आपने ये भी समझ लिया कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन, पश्चिमी बिंदु कौन, पूर्वी बिंदु कौन और जो है पश्चिमी बिंदु कौन। अब अगली क्लासों में हम इस सभ्यता के नगरों के विषय में, इस सभ्यता की नगर निर्माण की योजना के विषय में और इसके धर्म और कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के विषय में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।